जुदाई खत्म हुई, आ गया है शनिवार और मैं आ गई हूँ आपसे मिलने आरजे निकिता। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान। प्रोग्राम शुरू हो चुका है बायोस्कोप। घड़ी में 8 बजना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस फिल्मी सफर की। आज मैं आपको लेके चलूंगी 1990 में और बात करेंगे राजेश खन्ना यानी काका जी की फिल्म की स्वर्ग। ये फिल्म बनी थी 18 मई 1990 को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था नंदू जी दुलानी ने। इस फिल्म को लिखा था नंदू जी दुलानी ने। इस फिल्म की एडिटिंग की थी डेविड धवन ने। इस फिल्म का संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। कुल मिलाकर इस फिल्म में 5 गाने हैं। गाने तो इतने हिट नहीं हुए लेकिन फिल्म बहुत हिट हुई थी। कहते हैं ये आखिरी फिल्म है राजेश खन्ना की जो सुपर हिट हुई थी। इस फिल्म के गीत लिखे हैं समीर ने। कुल मिलाकर इस फिल्म में 5 गाने हैं जिन्हें गाया है अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल और अनुपमा ने। इस फिल्म में अभिनय किया है राजेश खन्ना, गोविंदा, जूही चावला, माधवी, नीना गुप्ता, भरत कपूर, सतीश कौशिक, परेश रावल और अन्य कलाकारों ने। इस फिल्म के किरदारों के नाम इस प्रकार हैं। कुमार साहब यानी राजेश खन्ना, कृष्णा यानी गोविंदा, ज्योति यानी जूही चावला, जानकी यानी माधवी, नैना यानी नीना गुप्ता, नागपाल यानी भरत कपूर, धनराज यानी परेश रावल और अन्य कलाकार। ये कहानी एक परिवार की, एक हंसते खेलते परिवार की, जहाँ एक दूसरे के बीच बहुत प्यार है, एक दूसरे को चाहते, भले वो सौतेले क्यों ना हो फिर भी एक दूसरे के लिए अपनी जान देते हैं। इस घर के बड़े हैं कुमार साहब और उनकी पत्नी है जानकी और वो अपने 2 भाई और एक बहन के साथ रहते हैं। वैसे उन्होंने एक 5 साल के बच्चे को अपने घर पे लाए और उसे अपने घर पे ही रखा अपना समझकर। कृष्णा वही था वो अनाथ जो कुमार साहब के घर में रहने लगा था। कृष्णा घर के सारे काम करता था। कुमार साहब का, उनके भाई बहनों का कृष्णा किसी को शिकायत का मौका नहीं देता था। तो चलिए ऐसे खूबसूरत परिवार से मिलने के लिए उनके स्वर्ग में। साहब जी आजा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वेट कर रहे थे साहब जी। ओह क्या हो गया? बहुत तबीयत खराब है साहब जी। हाँ, तबीयत खराब है इसलिए देर हो गई। हाँ हाँ हाँ, ये ले। ये क्या है साहब जी? ये घड़ी है। मगर मैं इसके क्या करूंगा? क्योंकि जब भी तुझे देर हो जाती है तुझे नए नए बहाने बनाने पड़ते हैं। कभी तेरा पेट खराब हो जाता है, कभी तू घर के कामों को कोसने लगता है, कभी ये कहता है कि घड़ी नहीं थी इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला, देर हो गई। नहीं साहब जी, अब देरी नहीं होगी। अरे देरी तो होगी। क्यों क्यों? बड़ी सीधी सी बात है, तुम ठहरे कलाकार आदमी। हाँ? कलाकार कोई क्लर्क की तरह होता नहीं जो वक्त के हिसाब से चलता है। और कलाकार का मूड भी होता है ना? और वो कभी कभी अपने मूड में खो जाता है। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। इसलिए मैं सोच रहा था अगर तुम जैसे कलाकार को अगर मौका मिले तो क्या हो? क्या होगा साहब जी? पूरी दुनिया में तहलका मच जाए। पार्की हो साहब जी, पार्की हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो साहब जी। अबे साहब जी के बच्चे, कितनी बार कहा कि फिल्मों का बुखार उतार दे वरना कहीं का नहीं रहेगा। अरे आप अभी तक यही हैं? आपको ऑफिस नहीं जाना है? और तुम्हें क्या हुआ? कलाकार की भावना को आज तक कौन समझ पाया? ओह अच्छा, वो याद आ गया। वो सवेरे नैना भाभी रवि भैया पे नाराज हो रही थी। उनको 10,000 का हार पसंद आया मगर रवि भैया को आपसे पैसा मांगते हुए शर्म आ रही थी। कहना था कह दिया। कृष्णा, अब ये वक्त आ गया है
खामखा सुबह सुबह एक कलाकार का मूड खराब कर दिया आपने। भैया, अरे जल्दी करो भैया, देर हो रही है। हाँ, आ रहा हूँ। रवि। जी भाभी। अब क्या हुआ भाभी? अरे चुप, ये लो रवि। ये क्यों? नैना को जो हाथ पसंद आया है वो शाम को आ जाना चाहिए, समझे? वाह, भाभी हो तो आप जैसी। नहीं भाभी, रहने दो। अरे ले लो। अरे ले लो भैया, क्यों ड्रामे कर रहे हो? हाँ ले लो। चलो। थैंक यू भाभी। मगर आपको कैसे पता चला मुझे पैसों की जरूरत है? अरे भाई, बड़ी सीधी सी बात है। वो अपना धागा है ना, धागा। धागा? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। क्या है, आप सब इस घर में मोती हैं, और वो जो पगला है ना कृष्णा, वो एक धागा है जिसने सब मोतियों को पुरो कर रखा हुआ है। इसलिए पता चल जाता है किसको किस चीज की जरूरत है, वरना कैसे पता चलेगा? कृष्णा जो हमेशा कलाकार बनना चाहता था, इसीलिए जब भी उसको मौका मिले तो वो हर एक फिल्म अभिनेता की नकल उतारता था। जैसे कुमार ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो अपने भाई बहनों को अपनी चाहेगा, दुख नहीं देगा, और इसीलिए उन्होंने अपनी औलाद भी नहीं होने दी थी। वो अपने भाई बहनों के लिए कुछ भी कर सकते थे, उनकी हर बात वो मानते थे, और ऐसा ही हंसता खेलता परिवार था ये स्वर्ग। इस परिवार में थी उनकी इकलौती बहन ज्योति, जो कॉलेज जाती थी, और कृष्णा हमेशा कुमार साहब के लिए उनका खाने का लंच बॉक्स लेके जाता था। इस बार उसने ज्योति से लिफ्ट मांगी थी तो बीच में ज्योति की गाड़ी खराब हो गई थी। कैसे वैसे कृष्णा ऑफिस तक पहुंच गया था। वो देख रहा था कि कुमार साहब बहुत काम कर रहे थे, उन्हें खाने के लिए भी वक्त नहीं था। तभी अचानक कुमार साहब को एक फोन आता है। कुमार साहब की एक फैक्ट्री थी, कपड़ों की फैक्ट्री। उन्हें एक फोन आता है उन्हीं के बिजनेस पार्टनर चौधरी का। चौधरी उनसे कहते हैं कि उनकी बहन ज्योति का हाथ वो अपने बेटे राहुल के लिए मांगना चाहते हैं। कुमार साहब ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, फिर भी वो उनसे कहते हैं कि वो पहले ज्योति से पूछेंगे और फिर उन्हें बताएंगे। तभी अचानक वहां कृष्णा आता है टिफिन लेके। कुमार साहब के साथ उनके क्लर्क नागपाल भी थे। कृष्णा बार बार कुमार साहब को कह रहा था कि वो लंच कर ले, पर कुमार साहब है कि उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। इसीलिए कृष्णा आखिर कह देता है कि पहले आप लंच कर ले, बाद में बाकी का काम कर ले। और कृष्णा सभी को बाहर निकालता है। तभी अचानक नागपाल कुमार साहब से कहता है कि नौकरों को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। कुमार साहब को नागपाल की इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो नागपाल को समझाते हैं कि आखिर कृष्णा क्या है, कृष्णा कहाँ से आया है, कृष्णा उनके लिए क्या मायने रखता है। आप भी जाइए, अपना खाना वाना खाइए, खाने दीजिए। सर बुरा मत मानिए, लेकिन एक मामूली से नौकर को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। नागपाल, किसी भी जुबान को सीखने के लिए 6 महीने काफी होते हैं, लेकिन उसके सही इस्तेमाल के लिए 60 साल भी बहुत कम होते हैं। ये जिसे तुम मेरा नौकर कह रहे हो ना, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा अजीज है, ये मेरा सब कुछ है। हाँ ठीक है, इसके साथ मेरा खून का रिश्ता न सही, लेकिन क्या खून का रिश्ता होना जरूरी है? आई एम सॉरी सर, लेकिन आपने आज तक बताया नहीं कि कृष्णा है कौन। कृष्णा एक अनाथ है साहब, जो इस देवता को आज से 18 साल पहले मिला था। क्यों बेटे? और जी? नहीं बाबूजी, ये तो इसकी रोज की आदत है। जब किसी भले आदमी को देखता है उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर आज तक किसी भले आदमी ने इस अनाथ का हाथ नहीं पकड़ा। उन होठों की मिठास हम आज भी अपने पेशानी पर महसूस करते हैं। उस दिन तक ये हमारे कोई नहीं थे, मगर आज ये हमारे सब कुछ है। भगवान कसम, इन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि
कि इस अनाथ को कभी अपने सगे माँ बाप की भी याद नहीं है। इधर चल, बहुत हो गया खाना, आप उठा सकते। ये मुंह लटका कर खड़ा रहेगा तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? मुस्कुरा। अरे ठीक से मुस्कुरा, नहीं तो मारूंगा एक थप्पड़। कृष्णा कुमार साहब को बहुत मानता था, उनकी इज्जत करता था, उनकी हर बात मानता था। बाकी परिवार के लोग पसंद नहीं करते थे, पर कृष्णा सभी की सेवा करता था। कृष्णा को सिर्फ पसंद करती थी जानकी और ज्योति। बाकी कुमार साहब के दूसरे भाई कृष्णा को पसंद नहीं करते थे, फिर भी कृष्णा उनका भी काम करता था। आखिर वो कुमार साहब को देवता जो मानता था। कुमार साहब घर पे आते हैं और बताते हैं जानकी को कि ज्योति के लिए रिश्ता आया है, तो जानकी बात सुनकर खुश होती है। फिर भी कुमार साहब कहते हैं कि एक बार ज्योति से पूछ लिया जाए। ज्योति शादी से मना करती है, फिर भी कुमार साहब के समझाने के बाद वो मान भी जाती है। यह कृष्णा ज्योति को हमेशा छोटी मालकिन कहता था, उसका हर काम करता था। कुमार साहब एक ईमानदार और सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी भी किसी काम में कोई बेईमानी नहीं की थी, इसीलिए मिल मजदूर और पूरी मिल इंडस्ट्री उन्हें एक ईमानदार इंसान मानता था। दूसरे दिन कुमार साहब ऑफिस आते हैं तो चौधरी उनसे मिलने आते हैं और चौधरी उनको बताते हैं कि इस बार उन्हें भी मिल एसोसिएशन प्रेसिडेंट के लिए लड़ना चाहिए, पर कुमार उनको मना करते हैं। वो कहते हैं वो लड़ेंगे जरूर, लेकिन हमेशा की तरह धनराज ही जीत सकता है। धनराज एक ऐसा बिजनेस पार्टनर था जो 8 साल से प्रेसिडेंट बन चुका था, उसे हराना इतना आसान नहीं है। फिर भी चौधरी उनसे कहते हैं वो एक बार कोशिश करे, शायद वो जीत जाएंगे। इसीलिए कुमार साहब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और वो जीत भी जाते हैं। यह नागपाल कुमार साहब को बताता है कि उन्हें एक अजंता गारमेंट्स की ऑर्डर मिली है, पर उनके लिए वो ऑर्डर पूरी करना इतना आसान नहीं है। तो कुमार साहब बताते हैं जितने पैसे लगे उतने पैसे मार्केट से उठा लो, पर यह ऑर्डर वही पूरा करेंगे। इसीलिए कुमार साहब अपना घर भी गिरवी रखते हैं। तभी नागपाल उन्हें कहता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुमार उनको बताते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे। कुमार के जीतने से धनराज को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए धनराज नागपाल को अपने घर पर बुलाता है और उसे रिश्वत देके खरीदता है और उसे कहता है वो जो भी काम करे उनके लिए करे। वो कुमार के फैक्ट्री में काम जरूर करे, लेकिन उसे वो बर्बाद करना चाहता है और इसीलिए वो उसका साथ दे। और नागपाल भी इस बात के लिए मान जाता है। वो कुमार से गद्दारी करने लगता है। यह मिल में अजंता गारमेंट्स की ऑर्डर पूरी होने लगी थी, इसीलिए कुमार भी बहुत खुश थे और नागपाल भी उन्हें बताता है सारे वर्कर्स खुश हैं, उन्हें भी ज्यादा सैलरी मिलेगी। और तभी उसी फैक्ट्री में आता है धनराज कुमार साहब से मिलने। कैसे हो धनराज? मैं तो अच्छा हूँ कुमार साहब, लेकिन आप मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उड़ते उड़ते मेरे कान में खबर पहुंची है कि आप मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता था धनराज जी, कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप जैसा आदमी ऐसी बेईमानी का काम करेगा। सो बात करो जो बेईमानी और मैं, ये तो दो बातें कुमार साहब। जी नहीं, दोनों बातों का एक ही नाम है, सेठ धनराज। बड़ी सीधी सी बात है, आपने मिल ओनर्स के फंड में लाखों रुपए की हेराफेरी की। आपने प्रेसिडेंट की कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया है। कुर्सी का फायदा कौन नहीं उठाता कुमार साहब? बेईमानी से तो सारी दुनिया चलती है। अब ऐसा कुछ कीजिए ना कि ऐसा कोई रास्ता निकालिए ना कि मैं भी मगजमारी से बच जाऊं और आपकी परेशानी भी दूर हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं।
बड़ी सीधी सी बात है कुमार साहब। हमारे गुजराती में कहावत है कि अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ तो रिश्वत देकर छूट जाओ। मैंने सुना है कि आपको अजंता गारमेंट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। उसको पूरा करने के लिए आप सब कुछ गिरवी रखने को तैयार है। मेरे होते हुए सब कुछ आपको करने की क्या जरूरत है? आप बोलिए, आपको कितना पैसा चाहिए? आप बोलिए, मैं जितना बोलो आप भरने को तैयार हूं। बोलिए, मैंने तुम्हारा भाई है, समझो। देखो, उसके लिए आपको मेरे पर कुछ गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा। हाँ, और जिंदगी में आपको कभी भी ये पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। आपने मुझे चाटा मारा। तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है मैंने, और इससे अच्छा जवाब था भी नहीं मेरे पास। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि खाना है तो चाटा भी खा लो, मगर प्याज के साथ वापस करो। प्याज के साथ लौटाऊंगा कुमार, प्याज के साथ। India, India, we will sing. We are one Indians, we are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की, और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything is a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. चाहे बात हो राजनीति के मैदान से। I think Aam Aadmi Party is doing good in Delhi, and which happens to be the wake-up call for all political parties in India nowadays. या बात हो रसोई घर की। मुझे लगता है ये जो गैस का लिमिटेड कोटा कर दिया है ना, वो नहीं करना चाहिए था। या फिर बात हो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में डोनेशन की। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में डोनेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। हर तरह के विचारों के लिए, वाद विवाद के लिए जुड़ जाए रेडियो उड़ान के संग। शनिवार रात 10 से 11 और रविवार 9 से 10, प्रोग्राम बदलते दौर में। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार रेडियो उड़ान पर। मैं हूँ आरजे निकिता और प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप। आज की फिल्म है स्वर्ग। ज्योति, जो हमेशा कुमार साहब के बहुत करीब थी, उन्होंने ज्योति को हर वो खुशी दी थी। अपनी बहन को वो हमेशा हर खुशी देना चाहते थे। ज्योति अचानक अपनी दोस्त के साथ किसी क्लब में चली जाती है। घर पे बताए, यह जानकी, कुमार साहब और पूरा परिवार परेशान था। ज्योति नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने हर जगह पे फोन किया था, पर ज्योति कहीं नहीं मिल रही थी। ज्योति कहाँ गई किसे नहीं पता था। फिर भी कृष्णा को ज्योति की सारी दोस्तों का पता था, इसीलिए वो एक क्लब में चला जाता है ज्योति को ढूंढने। वहाँ वो ज्योति के बारे में पूछता है, लेकिन ज्योति की फ्रेंड उसे झूठ बोलती है कि ज्योति यहाँ पे नहीं है। कुछ लोग ज्योति के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो देख लेता है कृष्णा और वहां से ज्योति को बचा के लाता है घर पे। सभी लोगों को पता चल जाता है
कि ज्योति किसी क्लब में चली गई थी। कुमार साहब कृष्णा को कहते हैं कि आज उसने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वो उसका एहसान कभी नहीं भुला पाएंगे। और तभी जानकी और कुमार साहब तय कर लेते हैं कि ज्योति की शादी कर देंगे। इसीलिए वो चौधरी को फोन कर देते हैं कि वो ज्योति और राहुल की शादी करेंगे और दूसरे दिन ही सगाई रखते हैं। सगाई का मौका था, सभी लोग खुश थे, ज्योति भी खुश थी। सगाई के फंक्शन में अचानक एक फोन आता है कुमार साहब को कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई है। वो वहां से भाग के चले जाते हैं। पूरी फैक्ट्री जल चुकी होती है, सारा माल सब कुछ खराब हो गया था। तभी वहां पे उनसे मिलने आता है धनराज। वो कहता है उसके साथ उलझने का मतलब यही है। कुमार साहब वहां से मायूस होकर चले आते हैं। तभी नागपाल धनराज के पास जाता है और धनराज को बताता है कि पुलिस इस मामले में इंक्वायरी कर रही है, अगर उन्हें पता चल गया तो धनराज उसे कहता है कि वो कुछ ना कहे, चुप रहे और कुछ दिन उससे मिलने भी ना आए। यहाँ पूरा परिवार टूट गया था और अचानक तभी चौधरी का फोन आता है। वो कुमार से कहता है कि वो राहुल और ज्योति की शादी नहीं कराएंगे। तो कुमार साहब पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ज्योति की क्या गलती है। तभी चौधरी बताते हैं कि राहुल को ज्योति पसंद नहीं है और वो फोन रख देते हैं। ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। आखिर उनकी बहन की शादी जो टूट गई थी, अब तो पूरी मिल जल गई थी। ना कुमार साहब के पास और कोई काम था, ना उनके पास कोई पैसे थे। उनके 2 भाई थे जिनका बिजनेस अलग था। तभी दरवाजे पर कुछ कर्जदार आते हैं उनसे पैसे मांगने के लिए। तो कुमार साहब उनसे कहते हैं कि उन्हें कुछ दिन की मोहलत दी जाए ताकि वो अपना बिजनेस फिर से शुरू करेंगे और उनकी सभी के पैसे लौटा देंगे। तो कर्जदार उन्हें 6 महीने की मोहलत देते हैं और उनसे कहते हैं पर इसकी गारंटी कौन लेगा। तो कुमार साहब अपने भाइयों से कहते हैं कि वो गारंटी पेपर पर साइन कर दे, पर दोनों भाई कुमार साहब को मना करते हैं और उनको कह देते हैं कि उनके पास जो भी जमीन जायदाद है वो बेच दे, उनसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। तभी कृष्णा ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है। वो उनसे विनती करता है कि वो दस्तखत कर दे, पर फिर भी कोई दस्तखत करने को तैयार नहीं था। आखिर कुमार साहब फैसला लेते हैं कि वो सब कुछ बेच देंगे और सबको उनके पैसे दे देंगे और कुमार साहब सारी जायदाद बेच देते हैं। सभी कर्जदारों को उनके पैसे दे देते हैं और मायूस होकर उसी फैक्ट्री के पास चले जाते हैं। वहां से कृष्णा उन्हें लेके आता है। पहले साथ साथ रहने वाला परिवार, एक साथ खाना खाने वाला परिवार कुमार साहब की राह भी नहीं देखता। वाह रवि भैया, वाह 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 विक्की भैया, आप लोगों ने भगवान का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया, सूरज को पश्चिम से उगा ही दिया। वाह वाह। और कल तक तो आप लोग आधी आधी रात तक साहब जी के लौटने का इंतजार किया करते थे ना, और आज क्या हुआ? रोज इंतजार करते हैं, एक दिन नहीं किया तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। अरे छोड़ो नैना भाभी, किसी को इज्जत के आसमान पर बैठाने के बाद इस तरह बेइज्जती की जमीन पर गिराना अच्छी बात नहीं है। कृष्णा, बहुत लंबी हो रही है जबान तुम्हारी, ये बकवास बंद करो। आज हम बोल के रहेंगे रवि भैया, आज हम बोल के रहेंगे। आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि साहब जी के आने से पहले आप लोगों ने खाना खा लिया हो, मगर आज हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने साहब जी को अपने ही घर में पराया बना दिया। अरे बचपन से जवानी तक जिस पेड़ की छाया में आप लोग रहते रहे, आज वो सूखने लगा तो उसी को काट देना चाहते हो। विक्की भैया, ओ विक्की भैया, अरे उस पेड़ को पानी की जरूरत है, मौसम का इंतजार है, बस वो पेड़ एक बार फिर से हरा भरा हो जाएगा और एक बार फिर से आप लोग उस पेड़ की छाया में आराम से रह सकोगे। ज्यादा बकबक मत करो, जो हमारा फर्ज है हम जानते हैं। बहुत
बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं आप लोग अपना फर्ज। बड़े भाई के गले में कर्ज का फंदा है और भाभी के गले में हीरो का हार है। घर में छोटी बहन कुंवारी बैठी है और भाइयों को रत्ती पर चिंता नहीं है। वाह, बहुत अच्छी तरह से फर्ज निभा रहे हैं आप लोग। अरे हमको तो शक होने लगा है कि आप लोगों के रगों में खून है या पानी। कृष्णा, 2 कौड़ी का नौकर और हमारे मुंह लगता है। लोगों के कुत्ते घरों में जंजीरों से बंधे रहते हैं, लेकिन यहाँ तो खुला ही छोड़ रखा है। नैना भाभी, गलत है वो लोग, गलत है वो लोग जो कुत्तों के गले में जंजीरें बांधते हैं। क्योंकि कुत्ता जब भी भौंका है अपने मालिक के दुश्मनों पर भौंका है। अरे मानना तो उन स्वार्थी इंसानों को चाहिए जो वक्त बदल जाए तो अपने मालिक को काट लेते हैं। स्टूपिड, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हम ही से जबान लड़ा। कृष्णा को मार खाते देखकर कुमार साहब को बहुत बुरा लगता है। आखिर वही परिवार जिसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जिनकी हर खुशी का उन्होंने ख्याल रखा, आज उनके बुरे दिन आ गए तो सभी ने उनसे मुंह फेर लिया था। कोई भी उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। हर बार उन्हें कोसने लगते थे। अब तो कुमार साहब को भी लगने लगा था कि अगर कृष्णा उनके साथ रहेगा तो कृष्णा को भी वो बेइज्जत करते रहेंगे। हर बार कुमार साहब को उनके भाई बेइज्जत करते थे। एक दिन ऐसे ही सभी लोग लिस्ट बना रहे थे, नैना के बर्थडे पार्टी की लिस्ट। तभी वहां पर कुमार साहब आ जाते हैं। वो पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि घर में एक बर्थडे पार्टी रखने वाले हैं वो लोग। तो कुमार साहब कहते हैं कि बर्थडे पार्टी रखने की क्या जरूरत है, वैसे भी उनके ऊपर बहुत कर्ज है, अगर लोगों को पता चले तो वो क्या कहेंगे। तभी सभी लोग उनको बताते हैं कि बर्थडे पार्टी का खर्चा वो करेंगे। ये बात सुनकर कुमार साहब को बुरा लगता है। आखिर उसी परिवार के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। आज थोड़े से पैसों के लिए सभी लोग उनको सुना रहे थे। कृष्णा का कुमार साहब के प्रति प्यार देखकर कुमार साहब के भाई मन ही मन गुस्सा करने लगे थे। उन्हें ऐसे लगने लगा था कि अगर कृष्णा उनके साथ रहेगा तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। अचानक कुमार साहब की तबीयत खराब होती है, उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। तभी ज्योति वहां पर चली आती है, जानकी रवि से पैसे मांगती है कि वो मंदिर में कुछ पैसे चढ़ाना चाहती है, तो रवि उनसे मना करता है। कृष्णा ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है। वो अपनी चेन बेचकर जानकी को पैसे देता है। अचानक नैना ज्योति के सारे जेवर चुरा लेती है और कुछ जेवर कृष्णा के बक्से में रख देती है ताकि उसके ऊपर एक इल्जाम आए, चोरी का इल्जाम। और वैसा ही होता है, कृष्णा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है। कृष्णा बार बार कह रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की, पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आखिर वहां आ जाते हैं कुमार साहब। क्या वो भी कृष्णा पर शक करेंगे? क्या उन्हें भी यकीन होगा? क्या उन्हें भी ऐसे लगने लगा था कि कृष्णा सचमुच चोर है? उन्होंने तुम्हें चाटा मारा? हाँ, और सिर्फ चाटा ही नहीं मारा, घर छोड़कर जाने के लिए कहा है। और हम भी यहाँ रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। और आप भी सुन लो बड़ी मालकिन, अगर भूले भटके हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो ना तो हमको माफ कर देना। ये क्या सुन रही हूँ मैं? आपने कृष्णा पर हाथ उठाया, उसको घर से निकल जाने के लिए कहा। आप क्या समझते हैं हमारा कृष्णा चोरी कर सकता है? अरे अगर भगवान भी जमीन पर उतरकर उसके खिलाफ गवाही देना तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा। आप किसे मान गए? कौन कमबख्त मान गया कि कृष्णा ने चोरी की है? फिर आपने ऐसा क्यों किया? बड़ी सीधी सी बात है, जान के समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कृष्णा को कोई कुछ कहता है तो एक तीर सा लग जाता है मेरे दिल में। आज वो तीर पूरी तरह घुस गया है मेरे दिल में जब लोगों ने उसे चोर कहा। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने जख्मी दिल को, बड़ी मुश्किल से उठाया ये हाथ मैंने उसे मारने के लिए, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कहा कि निकल जाओ घर से,
लेकिन जरा ये तो सोचिए, वो जाएगा कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है जानकी, कहीं ना कहीं चला जाएगा और ठोकरे खाने के बाद उसे संभलना भी आ जाएगा। नहीं, मैं उसे दर दर की ठोकरे खाने के लिए नहीं जाने दूंगी। नहीं जानकी, तुमने अभी तक मेरे भाइयों को पहचाना नहीं है। तुमने ये सोचा नहीं है कि मेरे मर जाने के बाद। ऐसा मत कहिए। हाँ जानकी, मेरे मर जाने के बाद इस घर में उस गरीब की क्या हालत करेंगे ये तुमने सोचा नहीं। अरे वो इस घर में रहकर समझ नहीं सकता क्योंकि उसके दिल में मैल नहीं है। लेकिन उसे भेजना भी है तो ऐसे ही क्यों? दूसरा तरीका उसकी समझ में नहीं आएगा जानकी, और वो हमारा दामन छोड़ के कभी नहीं जा पाएगा। अरे साहब जी, जिन हाथों से मारा है उन हाथों से आशीर्वाद तो दे दो। आखिर कृष्णा को भी लगने लगा था कि उसके साहब भी उसे समझ नहीं पाए। आखिर कृष्णा ने चोरी नहीं की थी। कृष्णा को इस घर से जाते हुए बहुत बुरा लगा था, पर वो कर भी क्या सकता था। आखिर वो वहां से चला आता है। उसका मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन किसी ने उसको रोका भी नहीं था। कृष्णा दर दर की ठोकरें खाने के लिए चला आ गया था। न कृष्णा के पास पैसे थे, न कृष्णा के पास घर था। कृष्णा वहां यहाँ वहां घूम रहा था। कृष्णा मुंबई चला आ गया था एक बक्सा लेकर, जिसमें उसके साहब की एक तस्वीर थी और कुछ कपड़े। बाकी कृष्णा के पास कुछ भी नहीं था। अचानक कृष्णा एक जगह पे रुक जाता है तो कुछ लोग उसका बक्सा चुरा लेते हैं। कृष्णा उनके पीछे भागता है। आखिर वो बक्सा ढूंढने लगता है। उसे पता चल जाता है कि कुछ लोगों ने उसका बक्सा चुरा लिया है। पहले तो विनती करता है कि उसका बक्सा उसे दिया जाए, पर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। तो बहुत लड़ाई मार पीट करके कृष्णा वो बक्सा ले ही लेता है और वहीं पर एयरपोर्ट नाम का एक इंसान आ जाता है जो कृष्णा को अपना दोस्त मानने लगता है और अपने घर पर लेके आता है और उसे पूछता है कि आखिर इस बक्से में है क्या, वो इतना क्यों लड़ रहा है उस बक्से के लिए। तो कृष्णा उसे उस बक्से में एक तस्वीर दिखाता है। तो एयरपोर्ट उसे पूछता है तो कृष्णा उसे कह देता है कि ये वही इंसान है जिन्होंने उसे पाला पोसा बड़ा किया। वो उनकी बहुत इज्जत करता है, वो उन्हें देवता मानता है। एयरपोर्ट कृष्णा की कहानी सुनकर बहुत मायूस होता है, बहुत उदास होता है। अब एयरपोर्ट और कृष्णा एक साथ रहने लगे थे, पर कृष्णा का कलाकार बनने का सपना उसे भी पता चल गया था। इसीलिए वो एक प्रोड्यूसर के पास कृष्णा को लेके जाता है और उसे स्पॉट बॉय की नौकरी दिलवाता है। कृष्णा भी धीरे धीरे वहाँ काम करने लगा था। अब तो कृष्णा धीरे धीरे पैसे जमा करने लगा था। अचानक कृष्णा के मन में ख्याल आता है कि उसके साहब जी क्या कर रहे होंगे, कौन रख रहा होगा उनका ख्याल। यहाँ कुमार साहब भाई बार बार ताने मार रहे थे कि वो अपना कुछ काम कर ले, पर कुमार साहब की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। इसीलिए ज्योति काम करने लगी थी। तभी अचानक कुमार साहब के भाई तय कर लेते हैं कि कुमार साहब को एक सरकारी अस्पताल में डालेंगे, और यही बात सुन लेती है ज्योति। आप लोग बड़े भैया के लिए परेशान मत होइए। मेरे होते हुए ये नौबत कभी नहीं आएगी। तुम दुनिया को ये बताना चाहती हो कि हमें बड़े भैया की कोई परवाह नहीं, सिर्फ तुम ही हो जो उनका ख्याल रखती हो। स्टेनो की मामूली सी नौकरी करके 4 पैसे क्या कमाने लग गई तुम्हारी बहन, दिमाग ही आसमान पे चढ़ गया है। ज्योति, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि आखिर तुमने ये जलील नौकरी करके हमारे खानदान के नाम पे बट्टा क्यों लगा? मेरे नौकरी करने से खानदान की इज्जत चली गई भैया, और आप लोग बड़े भैया का इलाज खैराती अस्पताल में करवाना चाहते हैं। ये बात खानदान का नाम रोशन करेगी। ज्योति, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे बढ़ना मैंने आप लोगों से ही सीखा है भाभी। जब किसी और ने मेरे गहने चोरी किए
और उसका इल्जाम कृष्णा पर लगाया गया, उस वक्त ये हद कहाँ थी? बड़े भैया पर कीमती सिगार पीने का ताना दिया गया, उस वक्त ये हद कहाँ थी? जब गारंटी के पेपर्स पर दस्तखत नहीं हुए और बड़े भैया को अपनी मनपसंद कार दे देनी पड़ी, उस वक्त ये हद कहाँ थी? इस घर से दौलत क्या गई? आप लोगों के दिलों से बड़े भैया के लिए प्यार और इज्जत ही चली गई। आज उनका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है और आप लोग मौज की जिंदगी जी रहे हैं। आप लोगों की बेरुखी एक एक पल उन्हें मौत की ओर घसीट कर ले जा रही है। आज वो यही सोचते हैं कि आप जैसे मक्कार और फरेबी भाइयों के बजाय उनका एक अकेला कृष्णा होता। शाबाश रवि, शाबाश। बहुत अच्छा किया तुमने। अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाकर तूने अपने बड़प्पन का सबूत दिया रे। ज्योति, बड़ी सीधी सी बात है। इतने सालों से जिस भाई के हाथों पर तू राखी बांधती चली आ रही है ना, इस थप्पड़ को उस भाई की तरफ से उन राखियों का नजराना समझना तुम। अरे कमबख्त, तुझे शर्म ना आई? आज तक जिस बहन की तरफ मैंने घूर के भी नहीं देखा, तूने मेरी उस मासूम बहन पर हाथ उठाया। कोई भी भाई अपनी खुशी से छोटी बहन पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब छोटी बहन बड़े भाई का लिहाज भूल जाए तो उसे तमीज सिखाने के लिए हाथ उठाना जरूरी हो जाता है। नहीं, उसने कोई बदतमीजी नहीं की। उसने तो सिर्फ तुम लोगों को आईना दिखाया है। तुम लोग अपनी शक्ल देखकर इतना चिढ़ जाओगे, उस बेचारी को क्या मालूम था। तंज के तीर मारने से तो अच्छा होगा कि आप अपनी बात साफ साफ कह दें। मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर। खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों। समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स, अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या। अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों, और कहां? जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूर जो तारो मारो, बने आपनो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। वेलकम बैक। फिर एक बार आपका स्वागत है रेडियो उड़ान पर। मैं हूँ आरजे निकिता और प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप। आज की फिल्म है स्वर्ग। ज्योति अपने भैया के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ नहीं था। या कृष्णा दिन रात मेहनत कर रहा था, किसी तरह वो इतने पैसे जुटा ले ताकि वो अपने कुमार साहब की मदद कर पाए। पर कितना भी करके कृष्णा के पास उतने पैसे नहीं आ रहे थे जितने वो चाहता था। आखिर वो अपने दोस्त को कहता है कि वो ऐसा कुछ करना चाहता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए। या कुमार साहब के
घर की नीलामी की बात होती है। आखिर उन्हें वो घर छोड़ना था, उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपना घर बचा पाए। तभी जानकी सभी रहती है तो कुमार साहब के भाई कहते हैं कि अब सबको अलग रहना चाहिए। उन लोगों ने अपने लिए अलग अलग घर देख लिए हैं। तो फिर कुमार साहब, जानकी और ज्योति कहाँ जाएंगे? तो वो लोग उनको कह देते हैं उन्हें भी कहीं और रहना चाहिए। जानकी ये बात सुनकर बहुत नाराज हो जाती है, उसे दुख होता है। आखिर उसने इतने प्यार से, मेहनत से ये घर बनाया था और वही घर उसे छीनने वाला था। वो कैसे सह पाती? बहुत उदास होती है। वो कुमार से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए ये घर वो नहीं छोड़ सकती। कुमार उसे समझाते हैं कि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, पर जानकी ये सदमा सह नहीं पाती और उसकी मौत हो जाती है। कुमार साहब जानकी की मौत से पूरी तरह टूट जाते हैं। आखिर उनका एकलौता सहारा जानकी थी, वो भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब वो किसके सहारे जिएंगे? उन्हें कृष्णा की बहुत याद आती है। यह कृष्णा स्पॉट बॉय का काम करते करते पर अचानक एक कलाकार की भूमिका उसने बहुत ही खूबी से कर दी थी। इसीलिए उस फिल्म के डायरेक्टर उसे अपनी फिल्म का अभिनेता बनाते हैं और धीरे धीरे कृष्णा एक बहुत बड़ा अभिनेता बनता है। और पहली बार उसका इंटरव्यू टीवी पर होता है और वही इंटरव्यू सुन लेती है ज्योति। अच्छा कृष्णा जी, कहते हैं हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। आज आप शोहरत के आसमान पर एक जगमगाता हुआ सितारा बन के चमक रहे हैं। मैं जान सकती हूँ इसके पीछे किसका हाथ है? बहुत से लोगों का हाथ है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ मेरे साहब जी का है। साहब जी? कृष्णा जी, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैं खुद भी बताना चाहूंगा तबस्सुम जी। साहब जी, ये वो नाम है जो मैं भगवान से पहले लेता हूं, क्योंकि भगवान भी बहुत कुछ देकर वापस ले लेता है, मगर मेरे साहब जी ने मुझे सिर्फ दिया ही दिया है। आज मैं उनसे दूर सही, मगर उन्हीं की दुआओं के बदौलत आज हजारों लाखों आदमी बैठकर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। हो सकता है मेरे साहब जी भी ये प्रोग्राम देख रहे हो। साहब जी, आप देख रहे हैं ना? मैं जानता हूं आप बहुत खुश हो रहे होंगे, मगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपका कृष्णा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। बस थोड़े दिन और किस्मत में जुदाई लिखी है। मैं भाभी माँ को दिया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा साहब जी। मैं जरूर लौट कर आऊंगा, मैं जरूर। कृष्णा को कहाँ पता था कि उसकी भाभी माँ इस दुनिया में नहीं है। कृष्णा बहुत बड़ा अभिनेता बनता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि अब वो उनके साहब से मिलने चला जाएगा और कृष्णा उसी घर में चला आता है जहाँ वो पहले रहता था, उसके साहब जी के पास। पर वहाँ पर तो ताला लग चुका था। कृष्णा के पूछने के बाद वहाँ का वॉचमैन बताता है कि इस घर की तो नीलामी हो चुकी है। तो कृष्णा उनके बारे में पूछता है कि उसके कुमार साहब और उसका पूरा परिवार कहाँ गया। तो वॉचमैन बता देता है कि उसका पूरा परिवार कहाँ गया इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और उसकी भाभी माँ, उनकी तो मौत हो चुकी है। फिर कृष्णा नागपाल के पास चला जाता है सच्चाई जानने के लिए। तो नागपाल उसे बता देता है कि कुमार साहब के बर्बादी के पीछे और किसी का नहीं, धनराज का हाथ है और उसका साथ उसने खुद दिया था, इसीलिए वो अपने पापों की सजा भुगत रहा है। धनराज का नाम सुनकर कृष्णा गुस्सा हो जाता है और वो तय कर लेता है कि वो धनराज को बर्बाद कर देगा। उससे पहले वो कुमार साहब के भाइयों के पास जाता है नाम बदलकर और उन्हें एक बिजनेस के ऑर्डर देता है और उसमें वो उन्हें फंसाता है। फिर बारी आती है धनराज की। वो धनराज को फोन करता है और पूछता है
कि वो स्वर्ग, वो ये घर कितने में बेचेगा। तो धनराज पहले तो मना कर देता है, फिर भी कृष्णा उसे ज्यादा पैसे दे देता है तो वो घर बेच देता है। धनराज खुश हो गया था कि उसे बहुत सारे पैसे मिल गए थे, पर उसे क्या पता था कि उसे फंसाया जाने वाला है। और तभी धनराज को एक फोन आता है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है। हेलो सेठ जी, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? फैक्ट्री में आग लग गई? जी हाँ। अरे कौन बोलते हो तुम? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। कैसे? वॉचमैन। कारीगर फैक्ट्री में आग लगी गई है। कारीगर धनराज। कृष्णा तुम? हाँ मैं तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखने के लिए आया हूं। याद है धनराज, ठीक ऐसा ही नजारा हमने पहले भी कभी देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम खुश थे और आज मैं खुश हूं। मैं समझ गया सब तूने ही करवाया। ये सब तूने ही करवाया, मैं समझ गया। ये कहो धनराज कि भगवान ने तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा दी है तुम्हें। तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है धनराज। यहाँ तुम्हारे मिल में आग लग गई है और वहाँ 90 लाख पाने के चक्कर में तुमने स्वर्ग भी बेच दिया। मैं समझा नहीं। जरा सोचो कि अगर वो 90 लाख भी तुम्हारे पास ना रहे तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सिर्फ तुम्हारी गुजराती में ही नहीं, दुनिया की हर जबान में एक कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आखिर कृष्णा ने धनराज को बर्बाद कर दिया था और अब कृष्णा से मिलने चले आते हैं कुमार साहब के भाई। तो कृष्णा उनके सामने पहली बार आता है और उन्हें बहुत कुछ सुनाता है कि आखिर उन्होंने अपने देवता समान भाई के साथ इतना बड़ा छल कपट किया, वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और उन्हें अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। तभी वहां पे कृष्णा का दोस्त एयरपोर्ट चला आता है। वो कृष्णा को कहता है अब उसने सभी का बदला ले लिया है, तो अब उसे उसके साहब जी को ढूंढना चाहिए। कृष्णा उसे कहता है उसने बहुत कोशिश की थी उन्हें ढूंढने की, पर वो कहीं नहीं मिले। फिर भी कृष्णा उसको बताता है कि वो एक मंदिर में चला जाएगा जहाँ उसे बहुत उम्मीद है, जहाँ उसके साहब जी भी जाते हैं। वहाँ पे जरूर चला जाएगा और उसे बहुत उम्मीद है कि वहाँ पर उसके साहब जी जरूर आएंगे। और वैसा ही होता है, उसके साहब जी उसे मिल जाते हैं। कृष्णा उन्हें देखकर बहुत रोता है, उनसे कहता है उसने उन्हें कहाँ नहीं ढूंढा, पर वो उसे कहीं नहीं मिल रहे थे। फिर कृष्णा ज्योति के बारे में पूछता है तो साहब जी कृष्णा को अपने घर लेके आते हैं। ज्योति को सामने देखकर कृष्णा खुश होता है। आखिर ज्योति मन ही मन में कृष्णा को चाहने लगी थी और कृष्णा बहुत बड़ा अभिनेता भी बन गया था। अब कृष्णा ज्योति और साहब जी को लेकर उसी पुराने घर में लाता है, पर वहां पर कृष्णा ने कुमार साहब के दोनों भाइयों को भी बुला लिया था और कृष्णा उनसे कहता है कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो उन्हें माफ कर दे। पर कुमार साहब मना कर देते हैं। वो कह देते हैं कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, आखिर उन्होंने उनकी पत्नी की जान ले ली है, आखिर वो उन्हें कैसे माफ कर पाएंगे, वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो ज्योति उनसे विनती करती है कि वो उन्हें माफ कर दे, आखिर वो बड़े हैं, छोटों से गलती हो जाती है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। फिर भी कुमार साहब उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे। आखिर कुमार साहब के साथ
उनके भाइयों ने बहुत बुरा बर्ताव किया था, तो उन्हें कैसे माफ कर पाएंगे? कृष्णा, इन लोगों को मेरी नजरों से दूर कर दो, मुझे घुटन हो रही है। कृष्णा, मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूं। नहीं कृष्णा, मैं जीना नहीं चाहता रे। मेरी हर खोई चीज तूने लौटा दी। मेरे भाई, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मान मर्यादा, ईश्वर, इतने एहसान किए तूने मुझ पर। एक एहसान और करते हैं। बोलो साहब जी, हुक्म करो। जो दिखा था, ये पगली दिल में बहुत प्यार करती है तुझसे। इसका हाथ जानकी, कृष्णा तेरी भाभी बुला रही है मुझे। आखिर अंत में कुमार साहब की भी मौत हो जाती है। बस यहीं पर पूरी होती है आज की फिल्म स्वर्ग। आपको हमारी फिल्म और आज की बायोस्कोप कैसी लगी? अपने विचार हमें ज़रूर बताइए मेल के ज़रिए। इस फिल्म के लिए हमें बहुत सारे श्रोताओं ने रिक्वेस्ट की थी, तो हमने उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी। आप भी हमें अपने विचार और अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मेल के ज़रिए। हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और nikita@radioudan.com। आप हमें स्काइप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/रेडियो उड़ान। ऐसे ही सुनती रहिए रेडियो उड़ान और एंजॉय करती रहिए रेडियो उड़ान। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी बायोस्कोप में। लेके आऊंगी एक खूबसूरत सी फिल्म बायोस्कोप में। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अब हमें बिछड़ना होगा, पर लौट के जरूर आऊंगी आपसे मिलने अगले हफ्ते शनिवार ठीक रात 8 बजे रेडियो उड़ान पर। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।